नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर केबीसी नैनो किताब से बिहार समझ पा रहा हूँ। ठीक है, तो इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वो है आपका गुप्तोत्तरकालीन बिहार। ठीक है, तो गुप्तोत्तरकालीन बिहार आपका क्या पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका प्राचीन कालीन बिहार से ये आपका संबंध है। ठीक है, तो गुप्तोत्तरकालीन बिहार आज का टॉपिक होगा। तो गया और भोजपुर जिलों के क्षेत्र में गया और भोजपुर जिलों के क्षेत्र से प्राप्त कुछ अभिलेखों द्वारा 6ठी शताब्दी ईस्वी में बिहार के कुछ भागों में परवर्ती गुप्त शासकों की जानकारी मिलती है। कुछ इतिहासकार इन्हें उत्तर गुप्त अथवा मगध गुप्त का नाम देते हैं। ठीक है, तो गया और भोजपुर जिलों के क्षेत्र से प्राप्त कुछ अभिलेखों द्वारा 6ठी शताब्दी ईस्वी में बिहार के कुछ भागों में परवर्ती गुप्त शासकों की जानकारी मिलती है। कुछ इतिहासकार इन्हें उत्तर गुप्त अथवा मगध गुप्त का नाम देते हैं। अक्षर अभिलेख के अनुसार उत्तर गुप्त या मगध गुप्त वंश का संस्थापक कृष्णगुप्त को माना जाता है। तो अक्षर अभिलेख के अनुसार उत्तर गुप्त या मगध गुप्त वंश का संस्थापक जो आपका अक्षर अभिलेख के अनुसार उत्तर गुप्त या मगध गुप्त वंश का संस्थापक कृष्णगुप्त को माना जाता है। इस काल में गौड़ शासक शशांक ने बिहार के विस्तृत क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। शशांक के नाम के सिक्के तथा मुहरे नालंदा, रोहतास एवं गया से प्राप्त हुए। शशांक ने बोध गया स्थित महाबोधि वृक्ष को भी क्षति पहुंचाया था। ईसिंग 670 ईस्वी में नालंदा आया था और नालंदा विश्वविद्यालय की अपनी मुद्रा थी, जिस पर श्री नालंदा महाविहार आर्य भिक्षु संघर्ष उत्तीर्ण था। तो ईसिंग 670 ईस्वी में नालंदा आया था और नालंदा विश्वविद्यालय की अपनी मुद्रा थी, जिस पर श्री नालंदा महाविहार आर्य भिक्षु संघर्ष उत्कीर्ण थी। ठीक है, आदित्य सेन परवर्ती गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था और वह वैष्णव धर्म को मानने वाला था तथा उसका राज मगध, उत्तर एवं पूर्वी बिहार, मुंगेर एवं भागलपुर तक विस्तृत था। तो आदित्य सेन परवर्ती गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था और वह वैष्णव धर्म को मानने वाला तथा उसका राज मगध, उत्तर एवं पूर्वी बिहार, मुंगेर एवं भागलपुर तक विस्तृत था। ठीक है, परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक जीवित गुप्त द्वितीय था। तो परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक जीवित गुप्त द्वितीय था, जिसका 275 ईस्वी से लगभग कन्नौज के शासक विश्ववर्मन ने वध कर दिया और मगध पर नियंत्रण कर लिया था। ठीक है, तो परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक जीवित गुप्त द्वितीय था, जिसका 725 ईस्वी के लगभग कन्नौज के शासक विश्ववर्मन ने वध कर दिया और मगध पर नियंत्रण कर लिया था। नेक्स्ट आपका स्मरणीय था देखने नजर में। तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा 319 से लेकर 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया गया और समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। तो आपका है समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिण भारत को अपने साम्राज्य का अधीन किया गया। तो समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिण भारत को अपने साम्राज्य का अधीन किया गया। समुद्रगुप्त के वीणा अंकित मुद्राओं से यह ज्ञात होता है कि वह संगीत में रुचि रखता था। ठीक है, समुद्रगुप्त के विषय में हरिसेन लिखित प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। तो जो है समुद्रगुप्त के विषय में हरिसेन लिखित प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर सकारी की उपाधि धारण की थी तथा व्याघ्र प्रकार के सिक्के उत्कीर्ण करवाए थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करके सकारी की उपाधि धारण की थी तथा व्याघ्र प्रकार के सिक्के उत्कीर्ण करवाए थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के मिलते हैं। तो गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के मिलते हैं। कुमारगुप्त के शासन का वर्णन उसके मंदसौर अभिलेख से मिलता है और जिसकी रचना बतस भट्टी ने की थी। तो कुमारगुप्त के शासन का वर्णन उसके मंदसौर अभिलेख से मिलता है, जिसकी रचना बतस भट्टी ने की थी। कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक है, तो कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किए थे। कुमारगुप्त के ही शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना और इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है।
तो कुमार गुप्त के ही शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। गुप्त काल में भू राजस्व की दर 1/4 से लेकर 1/6 थी और गुप्त राजाओं ने ही सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। तो गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की और इनकी मुद्राओं को दिनार कहा गया। इनकी मुद्राओं को दिनार कहा गया, ठीक है। गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। तो गुप्त शासक आपके वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्र गुप्त काल का ही है। तो विष्णु शर्मा रचित पंचतंत्र गुप्त काल की है। वराहमिहिर जो है गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। तो वराहमिहिर गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे और इनके द्वारा बृहद संहिता तथा पंच सिद्धांतिका ग्रंथ की रचना की गई है, ठीक है। तो वराहमिहिर गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे और इनके द्वारा बृहद संहिता तथा पंच सिद्धांतिका ग्रंथ की रचना की है। नालंदा की पहचान सर्वप्रथम कनिंघम के द्वारा की गई थी। तो नालंदा की पहचान सर्वप्रथम जो है कनिंघम के द्वारा की गई थी। गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी। गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी। नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया जबकि मनु ने 7 प्रकार के किए हैं। तो गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी। नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया जबकि मनु ने 7 प्रकार के किए हैं। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। तो गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई देश थी और जिसके प्रमुख को गुप्ता कहा जाता है, ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका मुखिया ग्रामीणी कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्व कहलाते थे, ठीक है। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका मुखिया ग्रामीणी कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्व कहलाते थे, ठीक है। गुप्तकालीन समाज में दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा तथा बाल विवाह प्रथा नहीं थी। तो गुप्तकालीन समाज में दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा तथा बाल विवाह प्रथा नहीं थी। गुप्त काल में सती प्रथा विशेषता सैनिक जातियों में विद्वान थी। तो गुप्त काल में आपका जो है सती प्रथा विशेषता सैनिक जातियों में विद्वान थी। सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण, तो सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण एरेन अभिलेख 510 ईस्वी में है और इसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोलविद, तो गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोलविद एवं पाटलिपुत्र आर्यभट्ट, वराहमिहिर एवं ब्रह्मगुप्त पाटलिपुत्र के निवासी थे। तो गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोलविद एवं गणितज्ञ आर्यभट्ट, वराहमिहिर एवं आपके ब्रह्मगुप्त पाटलिपुत्र के निवासी थे। बोध गया के महाबोधि मंदिर, तो बोध गया के महाबोधि मंदिर तथा राजगीर के मणियार मठ का निर्माण गुप्त काल में हुआ था, ठीक है। तो आपका जो बोध गया के महाबोधि मंदिर तथा राजगीर के मणियार मठ का निर्माण गुप्त काल में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पालकालीन बिहार। तो आपका है पालकालीन बिहार में क्या है, तो लगभग 8वीं शताब्दी के मध्य में अरबों के आक्रमण के उपरांत भारतीय प्रायद्वीप के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण शक्तियों क्रम प्रकाश में आई थी। ये थी गुजरात एवं राजपूताना के गुर्जर प्रतिहार, दक्कन के राजपूत एवं बंगाल बिहार के पाल शासक, ठीक है। तो लगभग 8वीं शताब्दी के मध्य में अरबों के आक्रमण के उपरांत भारतीय प्रायद्वीप के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण शक्तियां प्रकाश में आई थी। ये थी गुजरात एवं राजपूताना के गुर्जर प्रतिहार, दक्कन के राजपूत एवं बंगाल बिहार के पाल शासक, ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद कन्नौज के शासक, तो हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने कुछ समय के लिए राजनीतिक अस्थिरता लाने का प्रयास किया। इस समय बिहार बंगाल उड़ीसा के संपूर्ण क्षेत्र में पूरी तरह अराजकता का माहौल था। हर्षवर्धन के साम्राज्य के विघटन के बाद 8वीं शताब्दी के मध्य में पूर्वी भारत बंगाल में पाल वंश का उदय हुआ, जिसका संस्थापक गोपाल 750 से लेकर 770 ईस्वी तक था। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी, ठीक है। अपने 20 वर्षों के शासनकाल के दौरान गोपाल ने उदंतपुरी यानी वर्तमान बिहार शरीफ में एक मठ का तथा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो अपने 20 वर्षों के शासनकाल के दौरान गोपाल ने उदंतपुरी यानी वर्तमान बिहार शरीफ में एक मठ का तथा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, ठीक है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का सर्वप्रमुख विद्यार्थी अतीत दीपांकर श्रीज्ञान था, जो बाद में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का प्रधान आचार्य बना, ठीक है। तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय का सर्वप्रमुख विद्यार्थी अतीत दीपांकर श्रीज्ञान था, जो बाद में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का प्रधान आचार्य बना, ठीक है। नेक्स्ट आपका धर्मपाल। तो धर्मपाल का शासनकाल 770 से लेकर 810 ईस्वी तक था। तो गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल शासक बना तथा इसने लगभग 40 वर्ष तक शासन किया। धर्मपाल पाल वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज में हुए त्रिदलीय त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया। तो धर्मपाल पाल वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज में हुए त्रिदलीय त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया। धर्मपाल बौद्ध मतावलंबी था। इसने भागलपुर जिले में अवस्थित
विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। तो धर्मपाल बौद्ध मतावलंबी था, इसने भागलपुर जिले में अवस्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया और धर्मपाल ने नालंदा महाविहार को 200 गांव दान स्वरूप प्रदान किया। ठीक है, तो धर्मपाल ने नालंदा महाविहार को 200 गांव दान स्वरूप प्रदान किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका देवपाल, जिसका शासनकाल 810 से लेकर 850 ईस्वी तक था। तो इसने मुंगेर को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाई। तो देवपाल ने मुंगेर को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाई। देवपाल ने विस्तारवादी नीति का पालन करते हुए पूर्वोत्तर में प्रयाग ज्योतिषपुर को, उत्तर में नेपाल और पूर्वी संगम तट पर उड़ीसा तक अपनी सत्ता विस्तार किया। इसके बारे में विदेशी यात्रा सुलेमान ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। देवपाल भी बौद्ध मतानुयायी था। तो देवपाल भी बौद्ध मतानुयायी था। कुछ विद्वानों के अनुसार उसने उदयपुरी बिहार शरीफ के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। देवपाल ने जावा का शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार की देख रेख के लिए 5 गांव दान में दिए थे। ठीक है, तो देवपाल ने जावा के शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार की देख रेख के लिए 5 गांव दान में दिए थे। नेक्स्ट आपका है महिपाल प्रथम, जिसका शासनकाल 988 से लेकर 1038 ईस्वी तक। महिपाल प्रथम, देवपाल के बाद पाल वंश का पतन शुरू हो गया। इसके बाद 988 ईस्वी में महिपाल शासक बना, जिसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। पाल काल में ही बौद्ध विद्वान शांत रचित एवं मतीश दीपांकर श्रीज्ञान तिब्बत गए थे। तो पाल काल में ही आपके जो बौद्ध विद्वान शांत रचित एवं मतीश दीपांकर श्रीज्ञान तिब्बत गए थे। 1023 ईस्वी में महिपाल को चोल शासक राजेंद्र चोल से युद्ध करना पड़ा, जिससे महिपाल की पैदाइश और 1038 ईस्वी में महिपाल की मृत्यु के साथ ही पाल वंश का पतन हो गया। तो 1023 ईस्वी में महिपाल को जो है चोल शासक राजेंद्र चोल से युद्ध करना पड़ा। ठीक है, और जिसमें महिपाल की पैदाइश हुई और 1038 ईस्वी में महिपाल की मृत्यु के साथ ही पाल वंश का पतन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्मरणीयता देखने जन्म में, तो आपका समरी पढ़ते हैं जो हमने पढ़ा। तो पाल वंश की स्थापना, बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल ने की थी। गुजराती कवि सोढल ने धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। तो गुजराती कवि सोढल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। धर्मपाल को परम सौगात कहा गया। इसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिव्रत था। ठीक है, महिपाल प्रथम को पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। दाय भाग के जन्मदाता जिमुतवाहन को पाल शासकों का संरक्षण प्राप्त है। तो दाय भाग के जन्मदाता जिमुतवाहन को पाल शासकों का संरक्षण प्राप्त है। तारानाथ ने संध्याकर द्वारा रचित रामपाल चरित के नायक रामपाल को इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है। 9वीं शताब्दी के मत में सुलेमान नामक अरबी व्यापारी ने भारत की यात्रा की थी तथा इसने पाल साम्राज्य को रुमा कहा था। तो 9वीं शताब्दी के मध्य में सुलेमान नामक अरबी व्यापारी ने भारत की यात्रा की थी तथा इसने पाल साम्राज्य को रुमा कहा था। पाल शासकों के समय शांत रक्षित और अनिशा दीपांकर नामक बौद्ध विद्वानों ने तिब्बत की यात्रा की तथा कालांतर में धर्मस्वामी नामक विद्वान तिब्बत से भारत आया था। बिहार के प्रमुख राजवंश, तो अब हम पढ़ते हैं बिहार के प्रमुख राजवंश। तो मिथिला के कर्नाटक वंश, तो पाल वंश के शासक रामपाल के शासन काल में नानदेव ने 1097 ईस्वी में मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना की और नेपाल का क्षेत्र भी इसी का दिन था। नानदेव ने कर्नाट कुल भूषण की उपाधि धारण की। तो नानदेव ने कर्नाट कुल भूषण की उपाधि धारण की थी। नानदेव का पुत्र कंगदेव एक योग प्रशासक था जिसकी राजधानी सिमरावगढ़ थी, जो अब नेपाल के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित था। जब बख्तियार खिलजी का अभियान बिहार के क्षेत्र में हुआ, तब कर्नाट वंश के शासक नरसिंह देव ने उसे नजराना देखकर संतुष्ट किया। उस समय नरसिंह देव का तिरहुत और दरभंगा क्षेत्रों पर अधिकार था। राम सिंह के शासन काल में तुगरिल तुगन ने असफल सैनिक अभियान किया था, जिसकी चर्चा तिब्बती यात्री धर्मस्वामी ने की है। तो राम सिंह के शासन काल में तुगरिल तुगन ने असफल सैनिक अभियान किया था, जिसकी चर्चा तिब्बती यात्री धर्मस्वामी ने की थी। कर्नाट शासकों के साथ दिल्ली के सुल्तानों का संपर्क निरंतर बना रहा। तो कर्नाट शासकों के साथ दिल्ली के सुल्तानों का संपर्क निरंतर बना रहा। गयासुद्दीन तुगलक से पराजित होने के बाद हरि सिंह नेपाल चला गया। तो गयासुद्दीन तुगलक से पराजित होने के बाद हरि सिंह नेपाल चला गया और नेपाल में तलेजू नामक देवी की पूजा की परंपरा की शुरुआत श्री हरि सिंह को प्राप्त है।
तो नेपाल में तलेजू नामक देवी की पूजा की परंपरा का श्रेय श्री हरि सिंह को प्राप्त है। हरि सिंह की जगह पर गयासुद्दीन तुगलक ने स्थानीय व्यक्ति अहमद को केंद्रीय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। तो हरि सिंह की जगह पर गयासुद्दीन तुगलक ने स्थानीय व्यक्ति अहमद को केंद्रीय प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। हरि सिंह ने नेपाल में मैथिली समाज को एक नया स्वरूप प्रदान किया। हरि सिंह के बाद मती सिंह, शक्ति सिंह और श्याम सिंह शासक हुए। तो हरि सिंह के बाद मती सिंह, शक्ति सिंह और श्याम सिंह शासक हुए। इनका शासन निचले मैदानी क्षेत्र में तिरहुत तराई क्षेत्र पूर्णिया से चंपारण तक विस्तृत था। तो इनका शासन निचले मैदानी क्षेत्र में तिरहुत तराई क्षेत्र पूर्णिया से चंपारण तक विस्तृत था। तिरहुत के मुख्य क्षेत्र में कर्नाटक के स्थान पर ओइनारा वंश का राज्य स्थापित हुआ। तो तिरहुत के मुख्य क्षेत्र में कर्नाटक के स्थान पर ओइनारा वंश का राज्य स्थापित हुआ। हरि सिंह के वंशज लगभग 1393 ईस्वी तक अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत रहे, लेकिन 14वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक उनका पतन हो गया। तो हरि सिंह के वंशज लगभग 1393 ईस्वी तक अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत रहे, लेकिन 14वीं शताब्दी की अंतिम दशक तक उनका पतन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वैन्यवार वंश। तो 14वीं शताब्दी में तिरहुत पर मुसलमानों के अधिकार के बाद एक नए राजवंश वैन्यवार वंश की स्थापना हुई। ठीक है, और वैन्यवार वंश के शासनकाल में अनेक प्रसिद्ध शासक हुए, जिसमें शिव सिंह का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। महाराज शिव सिंह के छत्रछाया में अमर कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी। तो महाराज शिव सिंह की छत्रछाया में अमर कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की थी। तुर्क अफगान साम्राज्य के पतन के काल में भारत पर अधिकार जमाने हेतु मुगलों और अफगानों में युद्ध छिड़ा रहता था। ठीक है, महेश ठाकुर द्वारा संस्थापित, तो महेश ठाकुर द्वारा संस्थापित वंश को दरभंगा राजवंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मुगल सम्राट अकबर ने। तो मुगल सम्राट अकबर ने महेश ठाकुर की विद्वता से प्रभावित होकर पुरस्कार से उन्हें मिथिला का राज दे दिया था। महेश ठाकुर के वंश के शासकों ने आधुनिक युग तक मिथिला की सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रगति का मार्गदर्शन किया। दरभंगा राजवंश में, तो दरभंगा राजवंश में चंद्रशेखर का काल 14वीं सदी को माना जाता है। तो दरभंगा राजवंश में चंद्रशेखर का काल 14वीं सदी में माना जाता है। चंद्रशेखर ने 14वीं सदी के प्रारंभ में कृत्य रत्नाकर का संकलन किया। तो चंद्रशेखर ने 14वीं सदी के प्रारंभ में कृत्य रत्नाकर का संकलन किया था। और कृत्य रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार, तो कृत्य रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार 13वीं से 14वीं सदी में मिथिला के लोग विष्णु हरि तथा शिव के उपासक थे। तो कृत्य रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार 13वीं 14वीं सदी में मिथिला के लोग विष्णु हरि तथा शिव के उपासक थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है चेरो वंश। तो चेरो वंश का, तो पाल वंश के पतन के बाद बिहार में जनजातीय राज्यों का उदय हुआ, जिसमें चेरो राजवंश प्रमुख था। तो पाल वंश के पतन के बाद बिहार में जनजातीय राज्यों का उदय हुआ, जिनमें चेरो राजवंश प्रमुख था। चेरो राज ने शाहाबाद, आपका जहानाबाद, ठीक है, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पलामू जिलों में शक्तिशाली राज्य की आधारशिला रखी एवं लगभग 300 वर्षों का शासन किया। शाहाबाद जिलों में चेरो के 4 राज्य थे। तो शाहाबाद जिले में चेरो के 4 राज्य थे। पहला राज घुघोलिया नामक चेरो सरदार के हाथों में था, जब जिसका मुख्यालय बिहिया था। तो पहला राज घुघोलिया नामक चेरो सरदार के हाथों में था, जिसका मुख्यालय बिहिया था। दूसरा राज आपका भोजपुर था, जिसका मुख्यालय डुमरांव से 1 मील दूर तिरावन में स्थित था। यहाँ का राजा सीताराम राय था। ठीक है, तीसरा राज एक का मुख्यालय वर्तमान कैमूर जिला के चैनपुर था, जहाँ के राजा सलाबाहिम था। तो तीसरा राज का मुख्यालय जो है वर्तमान कैमूर जिला के चैनपुर था, जहाँ के राजा सलाबाहिम था। और चौथा राज सासाराम था। तो चौथा राज आपका सासाराम था, जिसका मुख्यालय देव मार्कंडे था, यहाँ के राजा फूलचंद था। ठीक है, तो चौथा राज सासाराम था, जिसका मुख्यालय देव मार्कंडे था, यहाँ के राजा फूलचंद था। ठीक है, फूलचंद को ही जगदीशपुर के मेले को शुरू करने का श्रेय प्राप्त है। तो आपका जो है फूलचंद को जगदीशपुर के मेले को शुरू करने का श्रेय प्राप्त है। पलामू के चेरो राजा में सबसे महान शासक मेदिनी राय था। तो पलामू के चेरो राजा में सबसे महान शासक मेदिनी राय था, जिसका राज गया, दाऊदनगर एवं अरवल तक विस्तृत था। ठीक है, तो पलामू के चेरो राजा में सबसे महान शासक मेदिनी राय था, जिसका राज गया, दाऊदनगर एवं अरवल तक विस्तृत था। ठीक है, मेदिनी राय के बाद उसका पुत्र प्रताप राय राजा बना, जिसके बाद जिसके शासनकाल में 3 मुगल आक्रमण हुए। तो मेदिनी राय के बाद उसका पुत्र प्रताप राय राजा बना, जिसके शासनकाल में 3 मुगल आक्रमण हुए। ठीक है, अंततः
1660 ईस्वी में चेरों को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अंततः 1660 ईस्वी में चेरो राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। भोजपुर के उज्जैन वंशीय शासक क्या थे? तो भोजपुर के उज्जैन वंशीय शासक तो धार मालवा पर 305 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का अधिकार हो जाने के बाद भोजराज ने अपने पुत्र देवराज एवं अन्य राजपूत अनुयायियों के साथ कीकट, शाहाबाद एवं पलामू क्षेत्र के चेरो राजा मुकुंद के यहाँ शरण ली। ठीक है, उनका मूल निवास था उज्जैन था, अतः ये उज्जैनी राजपूत कहलाए। चेरो राजा ने इन उज्जैनी राजपूतों को गंगा घाटी के खासियत जागीर के रूप में दे दिया। तो चेरो राजा ने इन उज्जैनी राजपूतों को गंगा घाटी का क्षेत्र जागीर के रूप में दे दिया। मुस्लिम आक्रमण में चेरो राजा मुकुंद के मारे जाने के बाद उसका पुत्र सहस्रबल राजा बना। तो मुस्लिम आक्रमण में चेरो राजा मुकुंद के मारे जाने के बाद उसका पुत्र सहस्रबल राजा बना। ठीक है, सहस्रबल ने भोजराज को मार डाला। प्रत्युत्तर में देवराज ने सहस्रबल को 1324 ईस्वी में मारकर चेरो राज्य पर अधिकार कर लिया एवं भोजपुर नामक नगर की स्थापना की। ठीक है, देवराज ने संतन सिंह के नाम से भोजपुर पर राज किया। देवराज ने संतन सिंह के नाम से भोजपुर पर राज किया। संतन सिंह की 1344 ईस्वी में मृत्यु हो गई। बाद में ओंकार देव के नेतृत्व में उज्जैनियों ने पुनः लगभग 1457 ईस्वी में भोजपुर पर अधिकार कर लिया एवं बिहटा को अपना केंद्र बनाया। ओंकार देव के बाद दुर्लभ देव उज्जैनियों का नेता बना, जो बिहार के सूबेदार जमाल खान से पराजित होकर जंगलों में भाग गया था। दावा को अपना केंद्र बनाया। ठीक है, सासाराम के जागीरदार हसन खां और उसके पुत्र शेर सूरी का उज्जैनियों के साथ अच्छे संबंध थे। ठीक है, तो आपका जो है सासाराम के जागीरदार हसन खान और उसके पुत्र शेर सूरी का उज्जैनियों के साथ अच्छे संबंध थे। राजा राम शाही ने उज्जैनियों की राजधानी दावा से पुनः बिहटा स्थानांतरित की। तो राजा राम शाही ने उज्जैनियों की राजधानी जो है दावा से पुनः बिहटा स्थानांतरित की। कालांतर में राजा नारायण मल के नेतृत्व में उज्जैनियों का पुनरुत्थान हुआ तथा बक्सर उनका प्रमुख केंद्र बना। तो कालांतर में राजा नारायण मल के नेतृत्व में उज्जैनियों का पुनरुत्थान हुआ तथा बक्सर उनका प्रमुख केंद्र बना। उज्जैनियों और चेरों के बीच 1611 ईस्वी में एक बड़ा संघर्ष हुआ और जिसमें दिल्ली की सेना के मदद से उज्जैनी विजय हुए। ठीक है, इसके बाद उज्जैन शासक बक्सर, डुमराव, जगदीशपुर के क्षेत्र में एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरे तथा यह स्थिति ब्रिटिश काल तक बनी रही। तो इसके बाद उज्जैन शासक बक्सर, डुमराव एवं जगदीशपुर के क्षेत्र में एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरे तथा यह स्थिति ब्रिटिश काल तक बनी रही। आपका नुहानी वंश, तो सिकंदर लोदी ने लगभग 1504 ईस्वी में बंगाल के शासकों के साथ संधि करके मुंगेर के क्षेत्र को बिहार और बंगाल के बीच सीमा रेखा निर्धारित कर दिया। बिहार शरीफ अभिलेख के अनुसार सिकंदर लोदी ने 1495-96 में हुसैन शाह सर्की को पराजित कर दरिया खान नुहानी को बिहार में नियुक्त किया। ठीक है, और जो 1523 में अपनी मृत्यु तक बिहार का प्रभारी रहा। दरिया खान नुहानी के बाद उसका पुत्र बहार खान नुहानी बिहार का शासक बना। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 के बाद बहार खान नुहानी ने सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी नाम धारण कर बिहार में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी जो कि आपका बहार खान नुहानी था। ठीक है, इसने इब्राहिम लोदी की सेना को कनकपुरा युद्ध में पराजित किया। सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी या फिर आपका जो है बहार खान नुहानी की 1528 में मृत्यु हो गई तथा उसका अल्पवयस्क पुत्र जलालुद्दीन उर्फ जलाल खां शासक बना। ठीक है, तो जलालुद्दीन उर्फ जलाल खान नुहानी शासक बना, जबकि फरीद खां उर्फ शेर खां उसका संरक्षक नियुक्त हुआ। मुगल शासक हुमायूं ने 1532 ईस्वी में दोहरिया के युद्ध में अफगानों को पराजित कर बिहार के कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। ज्ञातव्य है कि नुहानी सरदारों द्वारा जलाल खां नुहानी को पराजित ज्ञातव्य है कि नुहानी सरदारों द्वारा जलाल खान नुहानी को लेकर पलायित हो जाने के बाद शेर खां ने हजरत आला की उपाधि धारण की और अपना शासन खत्म कर दिया। शेर खां आगे चलकर शेर शाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो ज्ञातव्य है कि नुहानी सरदारों द्वारा जलाल खान नुहानी को लेकर पलायित हो जाने के बाद शेर खान नुहानी ने हजरत आला की उपाधि धारण की और अपना शासन प्रारंभ कर दिया। शेर खां आगे चलकर शेर शाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार हमने वीडियो आज का देखा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।